Welcome to Law Classes by Pragati. My name is Pragati Gehlot, and this demo lecture will be with respect to CRPC. CRPC की जब हम बात करते हैं, CRPC क्या है? It's a procedural law. We all know that. पर एक चीज जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि आप जब CRPC के प्रोविजंस को ध्यान से देखेंगे तो हर एक सेक्शन में 2-3 टर्म्स यूज हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिगेशन? कब ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज स्टार्ट होती है, कब ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म होती है? किसी भी केस में इंक्वायरी की स्टेज कब आती है, ट्रायल कब शुरू होता है? ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो क्लियर होना जरूरी है, तभी आप इन प्रोविजंस को समझ पाएंगे। एक क्रिमिनल केस की क्या स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले ये पता होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली नॉर्मली कोई भी क्रिमिनल केस अगर है तो नॉर्मली उसमें 3 स्टेजेस आपको मिलेंगी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेज, सेकंड इंक्वायरी स्टेज एंड थर्ड ट्रायल स्टेज। अब ये स्टेज कब शुरू और कब खत्म होती है, पहले इस पे फोकस करिए। वी ऑल नो दैट FIR रजिस्ट्रेशन से इन्वेस्टिगेशन स्टेज शुरू होती है। It is not always correct. Reason being, there can be a situation जहाँ पे FIR रजिस्टर नहीं हुई हो पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, पर उन केसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप बेसिक समझिए। जैसे ही FIR रजिस्टर की जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज शुरू होती है। इस इन्वेस्टिगेशन स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाएगी, 160 का नोटिस भेजा जाएगा, 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। हो सकता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाए, हो सकता है इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत पड़े, हो सकता है किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़े। अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 167 में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो, फिर मैजिस्ट्रेट देखेंगे कि पुलिस कस्टडी में भेजना है या जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। ये सारे स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन स्टेज के दौरान लिए जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टिगेशन स्टेज खत्म कब होती है? जैसे ही पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 CRPC, ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज खत्म हो जाती है, जिसे आप चार्जशीट भी कहते हैं। अब सेकंड स्टेज क्या होती है किसी भी क्रिमिनल केस में? इंक्वायरी की स्टेज। ये इंक्वायरी की स्टेज कब शुरू होती है? जैसे ही आप मैजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट सबमिट करते हैं, मैजिस्ट्रेट उस चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस मीन्स जब भी आप मैजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई कंप्लेंट देते हैं, जिस पर्टिकुलर सेकंड मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पे, उस रिपोर्ट पे अपना माइंड अप्लाई करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि वो आगे प्रोसीड करेंगे, हम कह सकते हैं कि इंक्वायरी स्टेज शुरू हो जाती है। मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, यानी कि जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और मैजिस्ट्रेट उस चार्जशीट पे अपना माइंड अप्लाई करेंगे इस इंटेंशन के साथ कि प्रोसीडिंग्स आगे लेके जाई जाएं, हम कहेंगे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। और जैसे ही मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे, सेकेंड स्टेज शुरू होती है किसी भी केस की, एंड दैट इज द इंक्वायरी स्टेज। इस इंक्वायरी स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, उसके बाद फिर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, फिर प्ली ऑफ गिल्ट रिकॉर्ड की जाती है, एक्यूज से पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। ये सब इंक्वायरी स्टेज का पार्ट है। इसके बाद तीसरी स्टेज शुरू होती है जिसे हम ट्रायल स्टेज कहते हैं। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं, डिफेंस अपने विटनेसेस, अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करते हैं, चीफ होता है, क्रॉस होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और ये ट्रायल कब तक चलता है? टिल द फाइनल ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। कन्विक्शन के केसेस में जब तक सेंटेंस पे हियरिंग नहीं हो जाती तब तक ये ट्रायल की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। ठीक है।
तो बेसिकली किसी भी क्रिमिनल केस में ये 3 स्टेजेस होती हैं। जब भी मैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल वर्ड यूज़ करूँगी, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस स्टेज की बात कर रही हूँ, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन मेरा आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर? आप सब सीआरपीसी कभी ना कभी अपने कॉलेज में पढ़ चुके हैं। आप में से कुछ प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर? एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? अब पुलिस क्या करेगी? आंसर टू दैट इज बेसिकली 154 में एफआईआर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, अब उसको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, cognizable offenses and non-cognizable offenses. Cognizable offenses are those offenses जो serious in nature होते हैं. Non-cognizable offenses are those offenses which are less serious in nature. कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है? आपकी सीआरपीसी के बेयर एक्ट के पीछे एक शेड्यूल प्रोवाइडेड है। उस शेड्यूल के 4th कॉलम में ये लिखा हुआ है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सीरियस ऑफेंस होता है, तो हम एफआईआर रजिस्टर करते हैं, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो एनसीआर कटवाई जाती है, जिसको आप कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है? अभी जो मेरा क्वेश्चन था आपसे वो ये था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या है? यानी कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसको आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, एफआईआर रजिस्टर करवाई है अंडर 154 सीआरपीसी। अब व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप? Section 157 CRPC talks about procedure of investigation. इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा, ये सेक्शन 157 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। तो बेसिकली जब आप 157 पढ़ेंगे, वहां पे देयर इज अ टर्म विच इज बीइंग यूज्ड एंड दैट इज द वर्ड रिपोर्ट। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, इमीडिएटली फोर्थ विद पुलिस को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है मैजिस्ट्रेट को, जिसे हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट। और इस अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर को ये स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि जो एफआईआर आपने लॉन्च की है, क्या उस एफआईआर में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ना करने के कुछ रीजंस हैं, तो आप वो रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। इससे एक और चीज क्लियर होती है, जरूरी नहीं है कि हर एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन की जाए। सेक्शन 157 का प्रोवाइजो ये डिस्क्रिशन देता है पुलिस को कि पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना भी कर सकती है, लेकिन सफिशिएंट रीजन होने चाहिए, रीजंस रिकॉर्ड करने जरूरी हैं। तो बेसिकली उस अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर्स अपने रीजन मेंशन करते हैं कि क्या वो उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ना करने के क्या रीजंस हैं। और इसके साथ एफआईआर की कॉपी अटैच करके मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। इसे हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। किसी भी प्रोविजन को समझने से पहले आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया सीआरपीसी में। अगर आपको पर्पस पता होगा, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अच्छे से समझ पाएंगे। जब हम अकरेंस रिपोर्ट की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये अकरेंस रिपोर्ट क्यों भेजी जाती है, पर्पस क्या है इस अकरेंस रिपोर्ट को भेजने का। इसके दो सेफ गार्ड होते हैं। फर्स्ट, एफआईआर रजिस्टर होते के साथ इमीडिएटली आपको ये रिपोर्ट भेजनी है मैजिस्ट्रेट के पास, और उस रिपोर्ट के साथ एफआईआर की कॉपी भी भेजनी है। इसका मतलब अब पुलिस चाह के भी उस एफआईआर में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकती, कोई फैक्ट ऑल्टर नहीं कर सकती, किसी का नाम ऐड नहीं कर सकती।
एंड दूसरा रीजन ये है, मैजिस्ट्रेट की नॉलेज में आ जाता है ये कि पुलिस क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले रही है एक एफआईआर पे। ये दो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ये अकरेंस रिपोर्ट। अब एक बार आपने मैजिस्ट्रेट के पास ये अकरेंस रिपोर्ट भेज दी, तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? 159 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अकरेंस रिपोर्ट मिलने के बाद। हो सकता है मैजिस्ट्रेट को अकरेंस रिपोर्ट मिलने के बाद एफआईआर पढ़ के लगे कि हाँ, इस केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, मैजिस्ट्रेट एज इट इज उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। या मैजिस्ट्रेट को लगता है इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे पुलिस को कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। एक तीसरा ऑप्शन और अवेलेबल है मैजिस्ट्रेट के पास अंडर 159 सीआरपीसी। मैजिस्ट्रेट चाहे तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पर मैम 159 सीआरपीसी में तो कहीं पे भी कंप्लेंट वर्ड यूज ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं? उनके पास ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। और फिर मेरा जवाब ये होगा कि सेक्शन 159 की लास्ट लाइन में देयर इज अ टर्म अदरवाइज विच इज बीइंग यूज्ड, और जब आप इस अदरवाइज वर्ड को सेक्शन 190 सीआरपीसी के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अदरवाइज का मतलब है कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती हैं। ये ऑप्शन भी मैजिस्ट्रेट के पास अवेलेबल है इस स्टेज पे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि कोई भी प्रोविजन आप आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, कोई भी प्रोविजन आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। एक प्रोविजन अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, बाकी प्रोविजंस के साथ मिलके वो एक कंप्लीट मीनिंग डिपिक्ट करता है। ये कनेक्टिविटी पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली सीआरपीसी की जो रूट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस क्लियर नहीं होगी, हमारी क्या अप्रोच रहती है सीआरपीसी को पढ़ते हुए? एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम से पहले 4 पेजेस के नोट्स बनाए, उसमें 4-5 केस लॉज डाले, हाँ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। पर क्या कंसेप्चुअली आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ है? क्या प्रोसेस पता है आपको क्या है? स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, कितनी स्टेजेस हैं, पुलिस के पास क्या पावर्स है, 162 का स्कोप क्या है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी? जब आप एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से कनेक्ट करेंगे, जब आप सीआरपीसी को कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट में पढ़ेंगे। सीआरपीसी के हर प्रोविजन की अंडरलाइन थीम क्या है? बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। कैसे? आप कोई भी प्रोविजन उठा के देख लो सीआरपीसी का, क्यों किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? क्यों जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हो तो पुलिस कस्टडी सिर्फ इनिशियल 15 डेज तक ही ऑर्डर की जा सकती है? क्यों उसके बाद डिफॉल्ट बेल का राइट हो जाता है अगर 60 और 90 डेज तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तो? इन सब क्वेश्चन का आंसर एक ही है, लॉजिक एक ही है। सीआरपीसी tries to maintain the balance between individual interest and societal interest. आप एक इंडिविजुअल को अरेस्ट कर रहे हो, उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर रहे हो। उस इंडिविजुअल का राइट है जो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्लस सोसाइटल इंटरेस्ट भी है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल ने कोई ऑफेंस किया है, अरेस्ट करना जरूरी है, पुलिस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। प्लस अगर अरेस्ट कर भी लेते हो तो विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है ताकि जुडिशियल इंटरवेंशन हो सके।
एक तरफ एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ पुलिस का राइट है इन्वेस्टिगेट करने का, इंटेरोगेट करने का। इसी बैलेंस के ऊपर सीआरपीसी के प्रोविजन बेस्ड है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि पर्पस समझिए, थीम समझिए उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट की जिसे आप समझना चाहते हैं। जब तक आप उसकी थीम नहीं समझेंगे, उसका पर्पस, उसकी पॉलिसी नहीं समझेंगे, इंटरलिंकेज नहीं समझेंगे, तब तक उन प्रोविजंस को इन डेप्थ आप नहीं समझ पाएंगे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी डिस्कस करेंगे। उन जजमेंट्स को और अच्छे से समझने के लिए ये बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं रेगुलर क्लासेस को लेके, मैं वो भी डील कर लेती हूँ। मैम, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? यस, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड। आपको क्लास में हर एक टॉपिक के बाद डिक्टेशन दी जाएगी एंड दैट डिक्टेशन विल बी डिटेल्ड डिक्टेशन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सेकेंड, केस लॉज। हर टॉपिक पे 5 to 7 केस लॉज हम डिस्कस करते हैं ताकि आप उस टॉपिक को का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों समझ सकें। क्लासेस की टाइमिंग क्या है? सीआरपीसी बेसिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टाइमिंग है 8 to 9 PM। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, सैटरडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करते हैं। टाइमिंग विल रिमेन सेम एंड क्लासेस विल बी विया गूगल मीट ओनली, जैसे आज आपकी क्लास हो रही है। फी क्या है? आई चार्ज 1000 रुपीज फॉर वन सब्जेक्ट। ड्यूरेशन क्या होगी? नॉर्मली इट टेक्स मी 40 to 45 days to complete CRPC. That is a tentative period. मेरा मेन फोकस ये रहता है कि किसी भी टॉपिक को सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में किसी भी सेक्शन का, किसी भी प्रोविजन का आपके साथ पर्पस और पॉलिसी आपको समझा सकूं, फिर उस सेक्शन में जो टर्म्स यूज हो रही हैं उनका मीनिंग समझा सकूं, एंड उसके बाद फिर हम डिक्टेशन और केस लॉस पे आते हैं। प्राइम फोकस आपका इन क्लासेस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रहेगा। सीआरपीसी पढ़ने का क्या फायदा अगर आप सीआरपीसी पढ़ने के बाद आपको क्रिमिनल केस का प्रोसीजर ही टिप्स पे ना हो तो? दैट्स हाउ द क्लासेस विल बी। दैट्स ऑल फॉर योर डेमो लेक्चर। रेस्ट, if you want to enroll for my regular batches, you can contact me on WhatsApp. That's all for today's demo lecture, bachche. Thanks a lot for joining Law Classes by Pragati. God bless you all.